हाय गाइस। अब बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे कितनी सारी स्टेजेस होती हैं मेंटल डेवलपमेंट में। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट में हमने अभी तक देखी थी कौन सी स्टेज में। अब हम देखने वाले हैं मेंटल डेवलपमेंट के बारे में। देखो, अकॉर्डिंग टू पियाजे मेंटल डेवलपमेंट मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। काफ़ी सारी स्टेजेस होती है, जैसे कि सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर का मतलब कि जिसमें बच्चा सेंस करना सीखता है, छूना सीखता है, सूंघना सीखता है, आपका देखना सीखता है, इस तरीके की चीज़ें सीखता है बर्थ से लेके 2 इयर्स तक। फिर उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल, जिसमें दो तरह के टाइप होते हैं, प्री ऑपरेशनल और इंट्यूटिव। जिसमें 2 से लेके 7 साल के बच्चे जो हैं उसमें प्री ऑपरेशनल में 2 से 4 के होते हैं, और फिर यहाँ पे इंट्यूटिव में 4 से 7, जिसमें बच्चा क्या करता है, ड्यूरिंग दिस आर ईगोसेंट्रिक एंड डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो देखो, उनके पास है ना कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं होती है, बस जो होता है वो मान लेते हैं। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशन के बारे में। इसमें 7 से 12 साल के बीच के बच्चे आते हैं, जिसमें उसका जो वो डिफरेंशिएट कर सकता है चिल्ड्रन अपने एनवायरनमेंट को उसके अकॉर्डिंग, और about the object permanence and do goal directed behaviors. They can arrange things or objects in a sequence. वो अरेंज कर सकता है अपने थिंग्स को और ऑब्जेक्ट्स को इन अ सीक्वेंस। फॉर्मल ऑपरेशंस आता है 12 प्लस ईयर्स, जिसमें इस पीरियड में चिल्ड्रन आर एबल टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड आर एबल टू थिंक लाइक एडल्ट्स। तो इस एज के बाद वो एक एडल्ट की तरह सोचने लग जाता है, खुद से थिंक करने लग जाता है। मोरल डेवलपमेंट में क्या रहता है, जैसे कि मोरल डेवलपमेंट का मतलब कि आपका एथिकल नॉर्म्स, वैल्यूज, कंसेंट एंड एबिलिटी टू जज एक्ट एज मोरली। चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक मोरल जजमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन्हें एक कॉग्निटिव मैच्योरिटी नहीं आ जाए। अकॉर्डिंग टू पियाजे, उनके हिसाब से चिल्ड्रन जो हैं दो स्टेजेस से जाते हैं। पहली, while द सेकेंड स्टेज इज द बाय द मोरल फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें चिल्ड्रन का कॉन्सेप्शन जो रूल्स होते हैं वो इंटेंशनलिटी, पनिशमेंट एंड जस्टिस मूव फ्रॉम रिजिड टू फ्लेक्सिबल थिंकिंग। दिस चेंज इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो है, यानी कि जो चिल्ड्रन के जितने भी रूल्स हैं, इंटेंशनलिटी, पनिशमेंट और जस्टिस, जो जितने भी होते हैं वो एक थिंकिंग, उनकी एक थिंकिंग से आने लगता है कि कब उनको पनिशमेंट मिलने वाली है और कौन सा जस्टिस मिलना चाहिए इस पे। तो ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। तो यहाँ पे देखो, पहली स्टेज बताई गई है, दो स्टेजेस हैं, क्योंकि पियाजे के हिसाब से कि दो स्टेजेस होती है। तो पहली स्टेजेस है जिसमें चाइल्ड व्यूज एक्ट एंड टोटली रिजिड राइट और टोटली रॉन्ग ऑन थिंग्स एवरीवन सीज इट द सेम वे, है ना। तो उसमें बच्चा देखने लगता है कि क्या रॉन्ग है क्या सही है, वो समझने लगता है, और ही कैन नॉट पुट सेल्फ इन प्लेस ऑफ अदर्स। एंड चाइल्ड टेंड्स टू जज एज एन एक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल फिजिकल consequences एंड नॉट द मोटिव बिहाइंड इट। तो यहाँ पे जो बच्चा जो होता है वो जज नहीं कर सकता। चाइल्ड obeys रूल्स बिकॉज दे आर sacred एंड नॉट चेंजेबल, है ना। वो जो है उनके रूल्स जो है वो मानते हैं, वो इसके प्रति होते हैं और वो चेंज नहीं रहते। यूनिलैटरल रिस्पेक्ट लीड्स टू फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन टू कंफर्म टू एडल्ट एंड स्टैंडर्ड्स एंड ओबे एडल्ट रूल्स। और वो बड़ों का कहना मानते हैं, जैसे जैसे वो बोल देते हैं वैसा वैसे मान लेते हैं और करने लग जाते हैं। चाइल्ड फेवर्स सेवरल पनिशमेंट, चाइल्ड जो है काफ़ी पनिशमेंट का फेवर करते हैं। ही फील्स दैट पनिशमेंट डिफाइंस द रॉन्ग्स ऑफ एन एक्ट एंड एक्ट इज अ बैड, इट विल एलिसिट पनिशमेंट। तो इस तरीके से उनको लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो कौन सा एक्ट पनिशमेंट के लायक है, अगर ये करेंगे तो हम पनिशमेंट हमको मिलेगा, है ना। फिर आते हैं स्टेज 2 पे, जिसमें चाइल्ड कैन पुट सेल्फ इन प्लेस ऑफ अदर्स एंड सी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम क्या करते हैं, चाइल्ड जजेस act by intentions and not by consequences. Child realizes that rules are made by people and can be changed, है ना। तो चाइल्ड क्या सोचता है कि रूल्स जो हैं वो पीपल ने बनाए और चेंज हो सकते हैं। देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड peers. Child favors milder punishment that leads to reform of the victim.
चाइल्ड डज नॉट कंफ्यूज नेचुरल मिसफॉर्चून विद पनिशमेंट। तो देखो इसमें कई सारे पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि वो अपने आप को रख सकता है दूसरों की जगह पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। दूसरा दिया है कि चाइल्ड जजेस एक्ट बाय इंटेंशंस नॉट बाय consequences, जो है जज कर सकते हैं। तीसरा दिया है कि चाइल्ड रियलाइजेस दैट रूल्स आर मेड बाय, जो मतलब चाइल्ड सोचता है कि जो रूल्स हैं वो पीपल ने बनाए और कैन बी चेंज हो सकते हैं। और चाइल्ड फेवर करते हैं पनिशमेंट का। और पांचवा है कि चाइल्ड डू नॉट कंफ्यूज नेचुरल मिसफॉर्चून विद पनिशमेंट। तो वो इसमें पनिशमेंट में अ, चलो यहाँ पे हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? चिल्ड्रन लर्न टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज बिफोर दे कैन स्पीक। तो ये ना पहले बोलने से पहले वो लैंग्वेज सीखते हैं। ओनली अ फ्यू मिनट्स आफ्टर बर्थ infants can determine where sounds are coming from. Neonates can also tell the difference between the sounds। तो जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे वो भी डिफरेंस कर सकते हैं। मतलब छोटे मतलब कि न्यूनेट्स का मतलब होता है जो पेट में है वो भी बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। जैसे जैसे जो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 1 साल खत्म होता है, बेबीज कैन डिस्टिंग्विश आफ्टर द इंडिविजुअल साउंड्स, डिफरेंट साउंड समझने लगते हैं। दे कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट डाइफर्स ओनली इन द इनिशियल साउंड। तो वो आपके डिफरेंट पेयर्स ऑफ अलग अलग समझने लगते हैं, जैसे कि कैट की कौन सी आवाज़ है और बैट की कौन सी आवाज़ है। Infants follow the stages of the pre-linguistic speech before the first real word, which involves sequential and differential crying, cooing, babbling। तो इस तरीके की वो एक स्टार्ट करने लगते हैं जिसमें क्राइंग, क्यूइंग, बेबलिंग वगैरह आता है। और real communication involves the ability to speak and the ability to understand what others say. Thus, it entails four major developmental tasks: comprehension, pronouncing legibly, building expressive vocabulary, and meaningful sentences। तो वो उसके बाद धीरे धीरे जब ये सब एक उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है बोलने के लिए, वो समझने लगते हैं और एक मेजर डेवलपमेंट उनमें देखने को मिलता है जब वो एक प्रोनाउंस करने लगते हैं और अपने खुद के वोकैब्युलरी जो है उनकी और मीनिंगफुल सेंटेंस वो बनाने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले वो बनाते हैं वन वर्ड सेंटेंस। वन वर्ड सेंटेंस का मतलब जैसे कि वो आपको बोलते हैं कि आई वांट टू गो आउट, मॉम वेंट आउट, इस तरह के वर्ड बनाते हैं। फिर आते हैं मल्टी वर्ड सेंटेंस, जिसमें वो डिफरेंट है टू या मोर वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के। और एक होता है ग्रामेटिकली करेक्ट वर्बल सेंटेंस, जिसमें 3 हैव एन इम्प्रेसिव कमांड ऑफ लैंग्वेज। 3 years old का बच्चा जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलने लग जाता है, जिसमें वो कम से कम नहीं तो 900 वर्ड्स की उसकी वोकैब्युलरी बन जाती है, जिसमें वो काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकता है और बोल सकता है। फिर आते हैं जब वो 3 से 4 साल का होता है, तो 3 से 4 साल के बच्चा जो टेलीग्राफिक सेंटेंस दैट इंक्लूड ओनली द मोस्ट, तो इसमें केवल जो मोस्ट एसेंशियल वर्ड्स हैं जिससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर दे सकता है और उनकी कमांड को फॉलो कर सकता है, जिसमें कम से कम 900 से 1200 वर्ड्स उनके पास आ जाते हैं। जैसे उसके बाद आते हैं कि एजेस से 4 से लेकर 5 तक। तो 4 से लेकर 5 में कम से कम नहीं तो बच्चे जो हैं 4 से लेकर 5 वर्ड्स के सेंटेंस बनाने लगते हैं और उसमें प्रीपोजिशंस भी यूज़ करने लगते हैं। तो इनकी जो वोकैब्युलरी कम से कम 1500 से 2000 वर्ड्स की हो जाती है। फिर बच्चा 5 से 6 साल का होता है, जिसमें वो 6 to 8 वर्ड्स कम से कम सेंटेंस में यूज़ करने लगता है, जिसमें वो प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स वगैरह यूज़ करता है और 2000 से 2500 वर्ड्स उसमें यूज़ करने लगता है। फिर होता है वो 6 से 7 साल का। 6 से 7 साल के में काफ़ी ज़्यादा वो हद से सीख जाता है, जिसमें वो काफ़ी कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस वो बोल सकता है। 3 से 4000 वर्ड्स वो आराम से सीख जाता है। फिर आते हैं इसके बाद कि जब वो 6 years ओल्ड होता है, यानी कि 6 years से काफ़ी ज़्यादा उसकी कॉम्प्लेक्स ग्रामर हो जाती है और 2500 से ज़्यादा वर्ड्स उसके हो जाते हैं, जिसमें वो अच्छे से वो आराम से बोल सकता है काफ़ी सारे वर्ड्स और सेंटेंस बना सकता है। अब नेक्स्ट आता है जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट देखा हमने कि किस तरीके से बच्चा सीखता है, कौन कौन से वर्ड सीखता है। अब हम सीखेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसा होता है उसका।
देखो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उसके दिखना दिखना फिजिक कैसा है, उसका उसका टेम्परामेंट, उसके ट्रेड्स, उसके गुण कैसे हैं, उसकी एबिलिटीज, उसके एस्पिरेशंस, उसके इंटरेस्ट कुछ कैसे कैसे हैं उसके, वो ये सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। कि जब हमने देखा गया है सबसे पुरानी और एक सिग्निफिकेंट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो कि फ्रूड ने दी थी, उनका कहना है कि पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर हैज थ्री पार्ट्स, द इद, द ईगो एंड द सुपर ईगो। इद का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना? द ईगो डेवलप्स व्हेन a gratification is delayed. It operates on the reality principle and seeks an acceptable way to obtain the gratification. है ना? जब डेवलप होता है, जब आपका ग्रेटिफिकेशन एक डिले होने लगे, या फिर इट ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी, जो आपके एक रियलिटी प्रिंसिपल पर आपके, यानी कि आपका ईगो जब हर्ट होगा या ईगो जब आएगा जब आपके एक बिल्कुल आपके सामने कुछ ऐसा रख दिया जाए कि रियलिटी चीज रख दी जाए। द सुपर ईगो और कंसाइंस इनकॉर्पोरेट द मोरल ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे largely through identification with the parent of the same sex. The id is present at the birth. id जो होता है वो birth से आता है. Infants are egocentric. It is only when gratification is delayed and they have to wait for the food and they develop their ego and begin to differentiate themselves from the surroundings. तो यहाँ पे देखो ईगो कहाँ से आएगा, ईगो सेंट्रिक कैसे होते हैं कि ईगो सेंट्रिक का मतलब ये है कि अगर मान लो उनको फूड के लिए वेट करना पड़ जाए तो उनका ईगो डेवलप होने लगता है और वो अपने स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा सराउंडिंग से अलग होने की। ईगो डेवलप जो है ये बर्थ के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि सुपर ईगो ये आपका 4 से 5 साल के बाद होता है, मतलब 4 साल 5 साल के बाद ही होता है। एंड फ्रूड व्यूड ने देखा है, उन्होंने क्या देखा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइज एक्सप्रेशन ऑफ द बेसिक सेक्सुअल एनर्जी और लिबिडो। ये क्या होती है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन है एक सेक्सुअल एनर्जी का और लिबिडो का। In Freudian thought, the human organism goes through several different stages of psychosexual development. जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि जब ह्यूमन जो होता है, फ्रूड का कहना है कि जब ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के स्टेजेस से गुजरता है, जैसे कि साइकोसेक्सुअल का मतलब है कि ओरल, एनल, फैलिक एंड लेटेंसी इन जेनिटल। तो फ्रूड ने एज्यूम किया है कि इवेंट्स ऑफ इन्फेंसी इन द अर्ली चाइल्डहुड मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी। तो सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में इसका देखा जाता है। He saw the first three stages as particularly significant in their relation to adult behavior. जो 3 स्टेजेस हैं वो ज़्यादातर किस में उससे रिलेट किए गए हैं, अडल्ट बिहेवियर से रिलेट किए गए हैं, जिसमें वो थ्री दीज स्टेजेस determine adjustment patterns and personality traits of people at adulthood. Individuals may be fixated at a particular stage if their needs are not met or if they are overindulged. Fixation implies an immature attachment that remains in the neurotic way and interferes with normal development. अब यहाँ पे देखो किस तरीके की 3 स्टेजेस की बारे में बात की गई है, तो हम वो 3 स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो स्टेज है उसका नाम है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में जो होता है वो 12 से 18 महीने का होता है। देखिए यहाँ पे फ्रूड जो है वो सेक्सुअली जो ट्रेड्स हैं उसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहला ओरल, ओरल में क्या है कि जैसे कि वो अपने मुंह में जो है काफ़ी सारी चीज़ें सक करता है, मुंह में डालने लगता है और जो भी चीज़ मिलती है वो अपने मुंह में डाल देता है। तो ये if a baby if does not feel satisfied at this stage, it may become fixated. तो adult personality of such a case may derive a in disproportionate amount of satisfaction by mouth kissing, smoking, nail biting, overacting. तो ये जो ओवर ईटिंग है ना, तो ये कुल मिला के बड़ों से लेके इसका कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों का कि कैसे उनको सेटिस्फाइड मिलता है इससे। फिर आता है अनाल स्टेज। अनाल स्टेज में क्या है, इसमें ग्रेटेस्ट प्लेजर, जिसमें 12 से 18 महीने से 3 साल तक के बच्चे होते हैं, जिसमें
वो बॉवल मतलब कि जो टॉयलेट करना वगैरह सीखते हैं, और इसमें कैसे वो सिखाया जाता है इनके पेरेंट्स से। और इसके बाद दिस anal stage may people hoard their possessions or may cause them to identify love with the bestowal of material objects. अब यहाँ पे आता है phallic stage, जिसमें जेनिटल स्टेज के बारे में बताया है। अकॉर्डिंग टू द फ्यूड ने कहा था कि प्राइमरी जोन ऑफ साइकोसेक्सुअल प्लेजर चेंजेस एट अबाउट एज 3 और 4, 3 से 4 साल के बीच में ये बदलता है, जिसमें इंटरेस्ट और प्लेयर बिकम कंसंट्रेट ऑन द जेनिटल एरिया। जितने भी जेनिटल एरिया होते हैं वहां पे इनका इंटरेस्ट और प्लेजर बनता है। प्री स्कूलर्स आर fascinated by anatomical differences between girls and the boys and the adults and the children. According to the theory of the Oedipus complex, a 3 to 6 year old boy lavishes love and affection on his mother, thus competing with his father for the mother's love and affection. Unconsciously, the little boy wants to take his father's place. तो मतलब वो अपना प्लेस लेना चाहता है फादर की जगह पे। और but he recognizes his father's power. The child caught up with the conflicting feeling, genuine affection for his father and hostility. Read लगा लो। Noticing that the little girls are different, he wonders what happens to them, and his guilt over feelings for his mother make him worry that he will be father. Fearful represses sexual strivings towards his mother, stops striving to rival his father, and begins to identifying with him. तो देखो इस पूरे पैराग्राफ में वो जेनिटल स्टेज के बारे में बताया, जिसमें 3 से 4 साल तक के बच्चों के बारे में बताया है, जिसमें उनका मदर को लेके जो लव होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, जबकि फादर को कम होता है। वो मदर की तरफ वो अपने मदर फादर का डिस्प्लेस करना चाहता है और मदर के लिए, है ना? तो इस तरीके से देखा जाता है कि एक अपोजिट जेंडर टाइप का एक होता है। ऐसे ही सेम अगर गर्ल्स के लिए देखा जाए तो गर्ल्स के साथ भी होता है। Instead, she introduced the concept of warm envy, and the boys may come to envy those parts of women's anatomy which they lack. She suggested that young girls desire not the anatomical pennies, that's a social pennies, the power and the identity that the phallus seems to ensure her male counterpart. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि the boys may come to invite those parts of women's anatomy which they lack. उन्होंने क्या बोला कि यंग गर्ल्स जो होती हैं वो नहीं चाहती कि एनाटॉमिकल पेनिस वगैरह, बट द सोशल पेनिस, द पावर एंड द आइडेंटिटी दैट द phallus seems to ensure her male counterpart. The Electra complex is similar to the Oedipus. A little girl desires her father, fears her mother, represses their feelings, and eventually identify with the same-sex parent. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईगो के बारे में, सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो कब होता है, जो कि हमें बताया गया था 3 से 4 साल के बाद, 4 से 5 साल के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है। कि वो होता क्या है कि बाय विद द पेरेंट ऑफ द सेम सेक्स, जब सेम सेक्स के पेरेंट, जब चिल्ड्रन एक्चुअली टेक द पेरेंट्स पर्सनैलिटी इनटू देम, and the psychoanalytic terms with the called the introjections. They introject their wishes, values, and standards. The superego is comparable to conscience. At this stage, a child conscience is rigid. By middlehood, childhood. Youngsters resolve their oedipal conflicts, accept their sex roles, and they can now turn their energies to acquire facts, skills, and the cultural attitudes. The developing ego or self concept of the school age child is threatened from all sides, and to uphold its strength, the children may develop defense mechanisms, many of which persist through adult life. You can read about some of them in lesson 17. Okay. सो यहाँ पे बताया कि कैसे जो है डेवलपमेंट ऑफ ईगो होता है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जिसमें साइकोलॉजिकल साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। साइको सोशल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन चिल्ड्रन रिस्पॉन्सेस
to the social world. It includes perception of self, others, and relationship with others. From 2 to 6 years, the child learns how to make social contacts and get along with people outside the house. He learns to adapt himself to others and cooperate to group play. तो यहाँ पर साइको सोशल का मतलब है कि बच्चा जो है एक सीख जाता है इस समय कि वो कैसे अपने को कांटेक्ट करना है बाकी बाहर की दुनिया से, और अडेप्ट कैसे करना है बाकी, मतलब चीज़ें कैसे सीखना है दूसरों से, ये सब। इमोशनल डेवलपमेंट में यहाँ पे देखा गया है कि एडजस्ट द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इमोशनली इज प्रेजेंट द न्यू बॉर्न इन्फेंट। द फर्स्ट साइन ऑफ द इमोशनल बिहेवियर इज जनरल एक्साइटमेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन। 1919 की बात है जब साइकोलॉजिस्ट ने ये क्लेम किया कि इन्फेंट्स आर बोर्न विथ थ्री मेजर इमोशंस, लव, rage, and fear, which are natural responses to stimuli. After a decade, it was suggested that emotional stages are generalized in infants. तो इसके बाद कुछ दशकों के बाद ये देखा गया, सजेस्ट किया गया कि इमोशनल स्टेट्स आर जनरलाइज्ड इन इन्फेंट्स एंड नॉट सो स्पेसिफिक एज साइकोलॉजिस्ट हैड बिलीव्ड। ये it is believed now that not now that newborns show only one emotion। जो नए मतलब नए जो बच्चे होते हैं वो केवल एक इमोशन दिखाते हैं, एंड अनडिफरेंशिएटली एक्साइटमेंट, डिस्ट्रेस, और इसको हम डिस्ट्रेस भी कहते हैं। जनरल एक्साइटमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न becomes differentiated to simple reactions, then suggest pleasures and the displeasures even at the ago of 1 year। एक साल पहले the number of emotion has increased and the child shows joy, anger, fear, jealousy, happiness, anxiety, curiosity, and envy। The emotions are present at the birth and their development is due to maturation and learning। अभी यहाँ पे बात करेंगे बेबीज इमोशंस डिफरेंशिएट एज दे ग्रो ओल्डर। Proceedings from general to specific, from the first week of life they cry because of hunger, cold, pain, being undressed, and having their sleep interrupted। तो यहाँ पे देखो बेबीज के इमोशंस हम कैसे होते हैं, वो डिफरेंशिएट होते जाते हैं जैसे वो ग्रो करता जाता है, और ये जनरल टू स्पेसिफिक होने लगते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ दे क्राई बिकॉज ऑफ, देखो फर्स्ट वीक में बच्चा रोता है, उसको पता चलता है कि भाई मेरे को कोल्ड है या पेन हो रहा है या अनड्रेस्ड है वो, या फिर स्लीप में कोई इंटरप्ट है, तो उस तरीके से इस वजह से वो रोने लगता है। या फिर उसके बाद आता है एक फिजी स्टेज जिसमें वो अपने आप को अकेला छोड़ देता है या अकेला होता है। A baby's smile is a basic means of communication that sends an emotion, a beautiful cycle. At about 4 months, babies start to laugh aloud। तो 4 months के बाद से बच्चा काफी हंसना लग जाता है। They laugh loudly at all the sorts things in an excited manner। In emotional sphere, the adolescent is capable of directing his emotions and abstract ideas and not just toward people। Many adolescents feel under constant scrutiny from everyone and think that others are as admiring or as critical of them as they are of themselves। They are continually constructing or reacting to an imaginary audience। They spend hours and before the mirror imagining how they look in the eyes of the others। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, यहाँ तक ये देखिए, यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें और डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट के बारे में। अगर और भी अगर जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।